हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर जोर शोर से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल लाइफ की और ऑनलाइन क्लासेस पर। ये चैनल आपके लिए है और हम भी आपके लिए हैं। हम आपकी तैयारी को और ही बेहतरीन बनाने के लिए जो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें केमिस्ट्री आपका 27 नंबर का आता है और उस 27 नंबर को कवर करने के लिए जो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हम उसे पूरा एक ही वीडियो में लेकर आए हैं पूरे पीपीटी के साथ। यानी आप इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा सा नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जो एग्ज़ाम के समय कम समय में आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें जो भी अभिक्रिया पढ़ना है हम बहुत ही देहाती तरीके से बेस्ट एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 नंबर आता है। कितने नंबर आता है? 5 नंबर से 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और हम लोग उस वीडियो को 1 घंटा के अंदर कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा, समय का बचत होगा और ऐसा नहीं, आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ आसान भाषा में बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे। इसीलिए करना क्या है, फटाफट एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा और हमारा भी क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा। एक बात हमेशा कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, खुद पर विश्वास रखो। खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम भी सोचते हो कि हमको साइंस में 95 प्लस नंबर लाना है, तो विश्वास रखो और मेहनत करो। एक दिन तुम्हारे ही कदमों में 95 प्लस नंबर पक्का आके झुकेगा और ला सकते हैं। ये संभव है। बहुत सारे स्टूडेंट 99 98 नंबर साइंस में लेके आते हैं, तो आप 95 प्लस क्यों नहीं लेके आ सकते हैं? बशर्ते खुद पे विश्वास होने चाहिए, लगन होनी चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्लास 10th है, क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपर बनने की शुरुआत, यानी टॉपर बैच के लिए बैच स्टार्ट किया गया है। रिवीजन के तौर पे पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। क्रैश कोर्स समझते हैं ना, यानी कम समय में हमको पढ़ लेना है। तो जब वीडियो की शुरुआत करते हैं तो एक छोटा सा मोटिवेशन है, इसको जान लेते हैं। और मोटिवेशन हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक बात और, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक प्रण कीजिए। प्रण क्या करना है कि वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं भागेंगे। बीच में छोड़कर भागने से क्या होगा, आधा अधूरा ज्ञान आपको भी मिलेगा और मेरा पढ़ाया हुआ भी सार्थक नहीं होगा। जब हम कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। अगर अभी आपके मम्मी बोल दे कि हमको मेला चलना है, तो आप मेला जाने के लिए कितना भी दूर क्यों ना हो, आप पहले जग जाते हैं और बिछावन पर नाटक किए रहते हैं कि हम सोए हुए हैं। लेकिन जैसे ही कहा जाता है जल्दी उठो, फटक से उठता है, तैयारी होता है, कहाँ चला जाता है, मेला चला जाता है। आप रास्ते में एक बार भी नहीं बोलते हैं कि हम थक गए हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आपने प्रण कर लिया कि हमको मेला जाना है। उसी प्रकार इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रण कर लीजिए कि हमको वीडियो को पूरा देखना है। आधा अधूरा ज्ञान हमको नहीं चाहिए। जब हम आपको पूरा ज्ञान दे रहे हैं तो आप पूरा ज्ञान लीजिए। चलिए एक मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेशन क्या है? खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू जिद पर अड़ तो सही। यानी कहावत है कि जब तक आप बचपन में किसी चीज़ के लिए अड़े नहीं थे, जिद पर नहीं अड़े थे, रोए नहीं थे, आपके मम्मी और आपके पापा या आपके भाई दुकान से कोई सामान खरीद कर आपको नहीं दिए थे, तो क्या है, वहाँ पर बच्चे में भी हमें कुछ प्राप्त करने के लिए हमें जिद करना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, रोना पड़ता था, तब जाकर हमें दुकान से कुछ खाने के लिए मिलता था। उसी प्रकार आप जब तक जिद नहीं करोगे कि हमको 90 प्लस नंबर लाना है, 95 प्लस नंबर लाना है, फिर कैसे आ जाएगा? सीधा सी बात है। जब तक आप सोचे नहीं करोगे तो आ कहाँ से जाएगा? आएगा नहीं आएगा। इसीलिए सोचना शुरू करो और हिम्मत रखो, हिम्मत रखो और वो आपको ज़रूर मिलेगा जो आप सोचते हैं।
ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक है, चैप्टर का नाम जैसे कि आपने देखा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे और उसके बाद रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद विभिन्न सारा रासायनिक अभिक्रिया उसके बारे में जानेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले और सारा चीज़ बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं अदर टीचर के जैसा हम आएंगे और पढ़ के चले जाएंगे, नहीं, हर एक चीज को पहले समझाएंगे और जब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेगा तब तक हम पीपीटी को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप भी एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और पीपीटी के साथ जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए जो आपके स्टडी को और मजबूत करेगा। तो सबसे पहले आपको एक कमेंट में आंसर देना है, जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के जनक किसको बोलते हैं, केमिस्ट्री के जनक किसको बोलते हैं, आपको कमेंट में आंसर देना है। और मैं शाम को आपको आंसर जो है आप कमेंट में ही पब्लिश कर दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। लेकिन फिलहाल आपको कमेंट में बताना है कि केमिस्ट्री के जनक कौन है। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सवाल आपके एग्जाम में आता है। तो एग्जाम ऑफ व्यू से ये सवाल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब हुआ क्या, एक नया पदार्थ बनना। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल, आपकी माँ और आपकी बहनें जब सुबह सुबह उठती है तो क्या करती है, चावल लेती है, पानी लेती है और जब दोनों को मिला करके खाना बनाती है तो भात बनकर तैयार होता है। तो भात बनकर जो तैयार निकला, चावल ठोस था, पानी द्रव था और भात जो है न ठोस है न द्रव है, बीच बिछा है। इस प्रकार से क्या हुआ, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ, हो तो गया रासायनिक अभिक्रिया। जब हम किसी भी दो या दो से अधिक चीज को मिला रहे हैं और मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बन रहा है, उसका गुण नया हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चलिए गर्मी का दिन हो और गर्मी के दिन में आपको शरबत पीने का मन होता है तो क्या करते हैं, चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं, नींबू लेते हैं, नमक लेते हैं, उसको मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद क्या तैयार होता है, शरबत तैयार होता है। तो जो शरबत बना वही तो रासायनिक अभिक्रिया है। और जो शरबत बना चीनी से भी गुण से अलग है, पानी के गुण से भी अलग है, सबका गुण मिश्रण हो गया और एक नया तरह का गुण दिखा दिया। इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो बेस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया। इसी तरह का जितना भी देहाती एग्जाम्पल है ना, वही मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि आपको न लगे कि ये हार्ड टॉपिक है। और केमिस्ट्री बहुत ईजी टॉपिक है और केमिस्ट्री पढ़ाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम जो भी समझाने वाले हैं एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, एक भी पॉइंट आपको हम मिस नहीं करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या पढ़ा कि हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में ले रहे हैं और जब आपस में लेकर के उसको मिला दे रहे हैं तो मिलाने के बाद एक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बन रहा है, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए हम भी वही लिखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, नए गुणधर्म वाले, यानी नया गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सहयोग करके जल पानी का निर्माण करता है। नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे हमारा क्या है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है तो कथी बन गया, जल बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। जैसे कोई ए एक पदार्थ है और एक बी से अभिक्रिया किया, तो जब ए कोई बी से अभिक्रिया तो कथी बन गया, ए भी बन गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया। या आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि सोडियम जब क्लोरीन से अभिक्रिया किया, जब सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो हमारा बन गया NaCl, जो हमारा साधारण नमक, जो हम नमक खाते हैं उस नमक का सूत्र है। तो इस प्रकार सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना, जो एक साधारण नमक का सूत्र है। आपके एग्जाम में साधारण नमक का सूत्र भी पूछता है तो आपको लगा देना है, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl और इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमको लगता है कि आप रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। अब इसका जो अगला पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक कहने का मतलब हुआ कि जब रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो जो जो चीज़ भाग ले रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हम जो जो चीज़ ला रहे हैं, जैसे हमको खाना बनाना है, भात बनाना है, तो चावल और पानी मिलाते हैं तो इसको भाग ले लिया, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और बाद जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल, उसी को बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अभिकारक हो गया
और इधर जो बन रहा है NaCl, ये हमारा प्रतिफल हो गया। इधर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और बना हमारा जल, ये जल हमारा क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। तो अभिकारक और प्रतिफल भी आप समझ गए। आगे वो भी लिखा है, आप देख लीजिए। अभिकारक क्या है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। हमने आपको बताया, इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो जल बना, तो इसमें अभिकारक कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या है, अभिकारक है, क्योंकि इसके मिलने से जल बन रहा है। और इसके बाद जो बन रहा है, बन क्या रहा है, जल, इसी जल को बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। ये भी पॉइंट आपने बढ़िया से सीख लिया। अब चलते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को ध्यान से समझते हैं, बहुत बेस्ट एग्जांपल के साथ आपको सारा टॉपिक हम समझाएंगे। रासायनिक समीकरण क्या है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव में एक लड़की है, और लड़की का नाम है निशा कुमारी। क्या नाम है, लड़की का नाम है निशा कुमारी। तो क्या हमारे जो घर के लोग हैं उसको निशा कुमारी कहता है? बहुत कम ही लोग होगा जो उसको निशा कुमारी कहेगा। बहुत सारा ऐसा लोग होगा उसको बोलेगा छोटकी, यानी घर में छोटी है तो उसको छोटकी नाम धो देगा, बड़ है तो बड़की नाम धो देगा, पतला है तो पतरकी नाम धो देगा, मोट है तो मोटकी नाम धो देगा, थोड़ा गुस्सैल है तो हरियरका मिर्चाई नाम धो देगा। यानी क्या करेगा, उसका नाम परिवर्तित कर दे रहा है कोड भाषा में, और कोड भाषा में परिवर्तित करके वो भी समझ रहा है, और आस पड़ोस के जो भी लोग होते हैं सबको समझ में आ जाता है कि फलना नाम कहने से फलना को बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से उसको क्या करते हैं, हमें कोड भाषा दे देते हैं। उसी प्रकार जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है और जो बन रहा है, यानी भाग ले रहा अभिकारक, अब बन रहा उसको बोलते हैं प्रतिफल। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है और जो बन रहा है उसी को सूत्र और संकेत के माध्यम से व्यक्त करेंगे। यानी हाइड्रोजन भाग लेगा तो हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, H लिखेंगे, H हमारा हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन भाग ले रहा है तो ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, O लिखेंगे। ये जो हमारा सूत्र और संकेत है इसी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे इसके बारे में और हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों मतलब प्रतिफलों को संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को H लिखे हैं, ऑक्सीजन को O लिखे हैं, और जल हमारा हो गया H2O। तो ये क्या हो गया, संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर दिए। इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है और हम उसको समझ लेते हैं। रासायनिक जो समीकरण है वो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। इसको भी हमको कवर कर लेना है। इसमें पहला आपका है, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है, पहला आपका है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर, संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल भी आता है, कभी कभी 5 को इसी में से दे देता है, रिएक्शन दे देगा और कहेगा उसको संतुलित करें। ऐसे ही चुटकी बजा के उसको सोल्व करेंगे हम। संतुलित करना बहुत ईजी है, आगे आपको हम एग्जाम्पल भी दिए हैं और संतुलित करना भी सिखाएंगे, और एग्जाम्पल भी दिए हैं उसको भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा हमारा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो पहले जान लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण समझने के लिए आपको हम बताते हैं, जब अभिक्रिया करवा रहे हैं तो अभिकारक में अभिक्रिया में अभिकारक है और प्रतिफल है। क्या है, अभिकारक में अभिक्रिया में अभिकारक और क्या है, प्रतिफल है। बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं कि जब हमारे यहाँ किसी चीज़ का कमी होता है, पहले तो क्या होता था, अनाज से अनाज का अदला बदली कर लेता था। तो क्या होता था, किसी चीज़ पर नाप करके, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आपको आटा का कमी हो गया तो हम लोग एक बर्तन में आटा किसी से मांग लाते हैं और बाद में उसको उतना आटा दे देते हैं, या आटा के बदले में उतना हम गेहूं उसको दे देते हैं। तो क्या हुआ, जितना लाए उतना उसको हम दे दिए, यानी बैलेंस करके रखे, संतुलित करके रखे। ठीक है, आज जीवन में भी संतुलन बहुत जरूरी है। जीवन में भी क्या है, अपने को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है।
इच्छा से, संपत्ति से, सोच से, हर तरीके से आपको संतुलित रहना पड़ेगा, नहीं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो जरूरी है हमारा जीवन भी क्या होना चाहिए, एकदम संतुलित होना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो हम क्या बताएं कि जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो अभिकारक भी होता है और जो बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। तो वैसे मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के तत्वों के जो परमाणु की संख्या है अगर दोनों तरफ समान है तो उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर अभिकारक की तरफ कोई तत्व है और प्रतिफल की तरफ कोई तत्व है और उसके परमाणु संख्या अगर अलग अलग आ रहा है, परमाणु की जो संख्या है वो अलग अलग आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो समझ में आ गया कि अभिकारक में और प्रतिफल में, इधर देखिए अभिकारक में और प्रतिफल में अगर दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान होगा तो उसी को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे, जब अभिकारक और प्रतिफल में प्रयुक्त तत्वों की परमाणु संख्या समान हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया। हमने क्या बताया कि अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है अभिकारक और जो बन रहा है प्रतिफल, दोनों तरफ जो हमारा तत्व है उसके अगर परमाणु की संख्या समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं, देखिए ध्यान से। हमारा हाइड्रोजन है, इधर हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसको अभिक्रिया कराए तो बन गया H2O, जो हमारा कथी है, जल है। अब इधर देखिए मिलाएंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, इधर भी हाइड्रोजन का परमाणु कितने हैं, 2 है। इधर ऑक्सीजन का परमाणु 2 है लेकिन उधर 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करेंगे, एग्जाम में भी आता है, असंतुलित दे देगा और कहेगा उसको संतुलित करो। तो संतुलित करेंगे तो इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। जैसे एक और ले सकते हैं, Na सोडियम हो गया और Cl क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। और जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है NaCl। और जो NaCl है ये भी हमारा क्या हो गया, साधारण नमक हो गया। तो इधर देखिए सोडियम का 1 परमाणु, इधर भी सोडियम का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु और इधर भी क्लोरीन का क्या परमाणु, 1 परमाणु। एक और ले लीजिए C+O2 तो क्या बन गया, CO2। तो जो CO2 बना इसमें भी देखिए कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अब बायोलॉजी में पढ़िएगा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। उसका समीकरण याद है तो आप उसको लिख दीजिए, वो भी हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। हम लिख देते अगर आपको याद नहीं है तो। क्या होता है, 6CO2 + 12H2O, यही ना था। ऊपर में सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, और नीचे क्या था, क्लोरोफिल। तो हमारा क्या बना था, ग्लूकोज बना था, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इस प्रकार से हमारा ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो गया। तो ये भी देखिए हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। चेक कर लेते हैं क्या है। इसमें देखिए कार्बन के कितने अणु हैं, तो कहिएगा सर 6 है। तो इधर देखिए कार्बन के इधर भी कितने हैं, 6 है। हाई ऑक्सीजन देखिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूना, इधर देखिए गुना हो जाता है, 6 दूना 12, अब 12 इधर है, 24 हो गया। इधर देखिए 6 और 6 दूना 12, 6 18 और 6 24, इधर भी बराबर है। अब आते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है 12 दूना 24, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 और यहाँ पर है 6 दूना 12, तो 12 कितना हो गया, 24। तो इस प्रकार से यहाँ भी दोनों तरफ जो तत्व है उसके परमाणु की संख्या कितनी है, बराबर है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब जो दूसरा है इसका उल्टा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण।
असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर? ठीक है, अब इसको समझते हैं। उसका उल्टा हो जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जब अभिकारक और प्रतिफल के तत्वों के परमाणु की, जब अभिकारक और प्रतिफल में जो प्रयुक्त तत्व हो रहा है उसके परमाणु की संख्या अगर समान नहीं है तो क्या हो जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो उसको भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? जब अभिकारक, बहुत बेस्ट परिभाषा आपको दे रहा है, अपना परिभाषा दे रहा है, कोई किताबी परिभाषा आपको नहीं दे रहा है। जब अभिकारक और प्रतिफल, जब अभिकारक और प्रतिफल, इसको ऐसा समझिए, हम लोग सब्जी खाते हैं, तो अब सब्जी खाते हैं तो सब्जी में तेल, नमक, मसाला, सब चीज़ अगर सही तरीके से रखा जाए तो स्वादिष्ट बनता है। तो स्वादिष्ट बनता है तो वो संतुलित हो गया। लेकिन अगर नमक ज़्यादा रखा जाए तो क्या होता है? खाने का मन करता है? नहीं करता है। कितना अच्छा बना हो लेकिन नमक ज़्यादा हो तो खाने का मन नहीं करता है। मतलब वो हमारा क्या हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, मतलब अनबैलेंस्ड हो गया। सब्जी तो बना लेकिन बैलेंस में नहीं बना। तो ये भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, लेकिन आप परिभाषा तो लिखना पड़ेगा। जब अभिकारक और प्रतिफल में प्रयुक्त होने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान न हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे आप जैसे ले लीजिए। अगर इसका जैसे बनाते हैं, तो ले लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारा बन गया H2O। क्या बताइए, संतुलित है? कैसे नहीं है? हाइड्रोजन दूगो, ऑक्सीजन दूगो, लेकिन ऑक्सीजन कै गो है? एगो है। तो ये संतुलित नहीं है। तो इस प्रकार से आप संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण बढ़िया से समझ गया। आपके एग्जाम में आता है कि असंतुलित दे देगा इक्वेशन, ना कहेगा इसको संतुलित करें। कभी कभी तो 5 को दे देता है, 5 नंबरी में वही पूछ देता है। तो इस चैप्टर और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं और चलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने है और इसको जो है हमें क्या करना है, इसको हमें संतुलित करना है। तो हम लोग इसको संतुलित भी करते हैं। ठीक है, ये हमारा तीर है, इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ध्यान से, हमको इधर जो तत्व है और उधर जो तत्व है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या हमको मिलाना है। तो मिलाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन देखिए, पूरा इधर देखेंगे तो सब हाइड्रोजन देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन देखेंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन एगो है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 गो है। तो एगो और 2 गो कितना हो गया? 3 गो हो गया। तो इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन देखिए कै गो है? तो सर इधर हाइड्रोजन जो हमारा कितना है? 2 गो है। और इधर आते हैं तो इधर हमारा नहीं है। तो जब इधर नहीं है तो इधर 2 गो है, इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन 2 गो, एगो इधर कितने हैं? 3 गो है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन कथी है? कमी है। तो हमको हाइड्रोजन कितना चाहिए? हमको हाइड्रोजन एगो इधर चाहिए। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं HNO3 प्लस CaOH2, यानी हाइड्रोजन 2 गो, इधर हाइड्रोजन एगो, 3 गो, इधर हाइड्रोजन 2 गो, यानी हमारा क्या हो जा रहा है? कम जा रहा है। तो जब कम जा रहा है इसको भी लिख लेते हैं, Ca, इधर में है NO3 प्लस H2O। तो हाइड्रोजन 2 गो, इधर कितना है? 3 है। तो अगर हम इसको उधर 6 कर देते हैं, इधर भी 3 से गुना करके 6 कर देते हैं, इधर 3 से गुना कर 2 से गुना करेंगे,
इधर 2 से गुना करेंगे तो 2 गुआ 2 को कितना हो गया 4 गो। इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन को क्या कर दिया संतुलित कर दिए कि हाइड्रोजन कितना हो गया 2, इधर 2 4, उधर भी 2 दूना 4। आगे देखते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, इधर देखिए नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, ये तो ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है 5 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और 2 है, तो 3 दूना यहाँ पे कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पर भी ठीक है। अब अगला आते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कैल्शियम कितने हैं 1 है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा अभिक्रिया क्या हो गया संतुलित हो गया। कुछ करना था समीकरण में नहीं करना था और ये अभिक्रिया आराम से क्या हो गया संतुलित हो गया। अब चलते हैं इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। एक बार उसको और मिला लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। हाइड्रोजन 2 गो 4 गो, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 गो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आइए नाइट्रोजन 2 गो, वहाँ भी नाइट्रोजन 2 गो क्लियर हो गया। ऑक्सीजन 3 दूना 6 और 6 2 8 गो है। ऑक्सीजन देख लीजिए हम लोग गलती कर रहे थे, ऑक्सीजन कितने ध्यान से देखिए 3 दूना 6 और 2 गो यहाँ है 8 गो। इधर देखिए 3 दूना 6 और 6 2 8 गो क्लियर है। कैल्शियम 1 गो कैल्शियम 1 गो, तो इस प्रकार से अभिक्रिया क्या हो गया संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से आप दोनों तरफ मिला करके अभिक्रिया को संतुलित कर दीजिएगा। अब इसको करते हैं, तो अगर इसको करते हैं ये थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है, हम इसको इधर फ्रेश लिख देते हैं NaOH प्लस H2SO4 अभिक्रिया किया है तो बना है Na2SO4 प्लस H2O। अब हमको इसको संतुलित करना है, तो संतुलित कीजिए। सोडियम देखिए पहले का एगो है, तो सोडियम कहेगा सर पूरे में जो है ना इधर 1 ही है, लेकिन इधर सोडियम कितने हैं 2 हैं, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो सोडियम 2 हो गया। अब आगे चलिए ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं 2 इधर है और 4 इधर है, हो गया 6। तो इधर आइए, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, यानी 1 है, तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए फिर शुरू से मिलाएंगे, जब भी कुछ लिखेंगे शुरू से मिलाएंगे। सोडियम 2 गो, इधर भी सोडियम 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो इधर 4 गो 6 गो, इधर ऑक्सीजन 4 गो इधर 2 गो 6 गो हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 गो और 2 गो इसमें 4 गो, तो इधर देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो है। अब आते हैं कथी में एस में सल्फर में देख लेते हैं। सल्फर यहाँ कितना अकेला है और यहाँ भी सल्फर कथी है अकेला है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया भी क्या हो गया संतुलित हो गया। बहुत आसान है संतुलित करना, बस एक परमाणु क्या करना है दोनों तरफ बराबर कर देना है। अब इसको देख लेते हैं NaCl AgNO3, ये जब हमारा अभिक्रिया किया तो बन गया AgCl प्लस NaNO3। बहुत अच्छे तरीके से आपको हम संतुलित करना सिखा रहे हैं, सीख लीजिए, आपके एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अब देखिए इधर देखते हैं, तो सोडियम 1 गो, तो इधर देखिए सोडियम का 1 गो, चलिए ये तो बराबर है। क्लोरीन 1 गो, इधर भी क्लोरीन 1 गो, सिल्वर 1 गो, यहाँ भी सिल्वर 1 गो, NO3 नाइट्रेट 1 गो, यहाँ भी NO3 नाइट्रेट 1 गो, यानी अभिक्रिया पहले से ही क्या है संतुलित है। तो जब पहले से संतुलित होगा तो संतुलित करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी आपको बुर्बक भी बनाता है, संतुलित दे देगा, कहेगा इसको संतुलित करें, तो जब संतुलित रहेगा तो उसको ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो आपने जो है अभिक्रिया को संतुलित करना भी सीख गया। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण। तो हम किसी चीज को आपसे अब ये पूछ देगा कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। आपके एग्जाम में 2 नंबर में आता है कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बताइए। तो जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं, तो सड़क पे चलने का कुछ नियम है ना। क्या नियम है कि अगर गाड़ी से चल रहे तो हेलमेट लगा के चले, 4 चक्का से है तो सीट बेल्ट लगा के चले, पैदल चले तो बाएं दिशा से थोड़ा हट के चले, साइकिल से है तो आराम से चले, किसी से बतियाए नहीं। तो ये सब क्या है सड़क पे चलने का नियम है, ट्रैफिक रूल का पालन करना, ये सब नियम है। तो उसी प्रकार जब रासायनिक समीकरण आया तो बोला कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बता दो, तो बाद में लिखेगा कैसे, कंफ्यूज हो जाएगा, किधरों से किधरों लिख देगा, समझ में ना। तो इसलिए क्या किया, इसके लिखने का नियम दे दिया। नियम क्या दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उस पदार्थ को सूत्र और संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। पहला बात हो गया जब हम पीछे पढ़ा रासायनिक समीकरण में, तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, पहला प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को सूत्र और संकेत के माध्यम से लिखते हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, जैसे यहाँ पे जो भाग ले रहा है ये वाला, इसको अभिकारक बोलते हैं। तो बोलेंगे अभिकारक को तीर के बाई ओर रखते हैं, इधर बनता है प्रतिफल, तो प्रतिफल को तीर के दाई ओर रखते हैं। क्लियर, ये नियम हो गया। अभिकारक और प्रतिफल के बीच में किसका चिन्ह होता है, तो तीर का चिन्ह होता है। तो ये सब बात क्या है, लिखने का नियम है। तो आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है
रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। बहुत सारा विद्यार्थी ऐसा होता है जब किसी चीज़ को देखना शुरू करता है तो वो उब जाता है। अगर वही विद्यार्थी अभी रील देखना शुरू करेगा, कुछ और वीडियो देखना शुरू करेगा तो एकदम पूरी आँख फाड़ के देखते हैं। तो आपको भी उबना नहीं है। हम जब आपको पढ़ाने में सक्षम हैं तो आप पढ़ने में सक्षम होइए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, हमको नहीं देना है। हम पास हो चुके हैं, पास आपको करवाना है। तो इसीलिए उबने की आवश्यकता नहीं है। एकदम प्रेम से सारे काम को छोड़ करके, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी का पहला काम होता है पढ़ाई, उसके बाद में सब चीज़। और हम लोग जब ऑफलाइन बैचों में पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन बैच का वीडियो भी देखते होगा, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड होता है। तो ऑफलाइन वीडियो में सीधा सीधा कहते हैं हम विद्यार्थी हैं और हमारा पहला काम है पढ़ाई, उसके बाद दुनिया का दूसरा काम हमको मिलता है। यानी दुनिया का कोई भी काम हो हमारे पढ़ाई से पीछे है, पढ़ाई से बड़ा हमारा कोई काम नहीं है। इसीलिए एक स्टेटमेंट रखिए, जब तक पढ़ाई नहीं तब तक खनाई नहीं, जब तक पढ़ाई नहीं तब तक खनाई नहीं। यानी पढ़िए तब खाइए, जिस दिन नहीं पढ़िए नहीं खाइए। ये प्रण ले लीजिए कि आज नहीं पढ़ें तो कैसे खाएं। शर्म लगना चाहिए तुमको कि हम कैसे पढ़ें। हमारे पढ़ने के लिए हमारे माता पिता इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना परेशानी झेल रहे हैं, सुबह सुबह कामों पर लग जा रहे हैं, रात में काम पर से आ रहे हैं और अपना कपड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं, हमारे लिए कपड़ा खरीद रहे हैं। हमारे पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए आपके माता पिता जब इतना कष्ट कर रहे हैं तो आपको पढ़ने में क्या जाता है। आपको पढ़ने के लिए एक अच्छा सा रूम मिला हुआ है, पंखा मिला हुआ है गर्म है तो, टेबल मिला हुआ है, कुर्सी मिला हुआ है, कलम मिला हुआ है, हर चीज मिला हुआ है, तो फिर पढ़ने में क्या जाता है। प्लीज रिक्वेस्ट है, आज पढ़ लो, नहीं तो आने वाले समय में तुमको पूछने वाला कोई नहीं होगा, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारे माताजी, ना तुम्हारे पिताजी, ना तुम्हारे रिश्तेदार। इसीलिए मौका है, पढ़ लो। अगर गवा दिया तो फिर तुम भी उसी के तरह पंजाब हरियाणा दिल्ली घूमते फिरोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद भी अगर पढ़ने का मन ना करे तो मत पढ़ो, आज से ही पढ़ाई बंद कर दो। हमारा अब हम क्या पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम हमारा पहला क्या है कि इसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को, इसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को, इसमें प्रयुक्त होने वाले, इसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को, इसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को सूत्र एवं संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सूत्र एवं संकेतों के माध्यम से, सूत्र एवं संकेतों के माध्यम से, सूत्र एवं संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सूत्र एवं संकेतों के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या देखा कि अभिकारक को तीर के बाईं तरफ रखते हैं। अभिकारक मतलब जो भाग लेता है, अभिकारक को तीर चिन्ह के, अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखते हैं, के बाईं तरफ लिखते हैं। क्लियर। दूसरा क्या देखा, तीसरा प्रतिफल को यानी उत्पाद को, प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखते हैं। और प्रतिफल के बीच में अभिकारक और प्रतिफल के बीच में, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह होता है। तीर चिन्ह होता है। तो ये जो हमारा टॉपिक हो गया, ये भी हो गया कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक हमारा ये है कि रासायनिक समीकरण के फायदे हमको बता दीजिए। हम कोई भी काम बिना फायदा के क्यों करेंगे। आपके मन में सवाल है कि सर हम बिना फायदा के क्यों पढ़ेंगे आपके साथ, हमसे आप हम ही से क्यों पढ़िएगा। आपको फायदा होना चाहिए ना। अगर आपको समझ में नहीं आए, हमारा पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़े,
आपको जैसे कि तैसे रह जाए तो क्या फायदा हमारा वीडियो देखने से? मत देखिए, बंद कर दीजिए भाई। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो फायदा है, सर एग्जाम में नंबर बढ़ेगा, टॉपिक समझ में आ रहा है। तो किसी भी चीज का फायदा होना चाहिए। जब तक बिना फायदे के कुछ नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपना फायदा देखता है। तो जब रासायनिक समीकरण आया तो बहुत सारा लोग कहा कि हम इसको क्यों अपनाएं, इसका फायदा हमको बता दीजिए। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि ठीक है, तुमको फायदा ही बताते हैं। तो फायदा क्या दिया कि इसमें जो सूत्र और संकेत का प्रयोग करते हैं ना, इसको पूरा विश्व जानता है। हाइड्रोजन को H लिखते हैं, पूरा दुनिया जानता है। ऑक्सीजन को O लिखते हैं, पूरा दुनिया जानता है। तो इसमें जो सूत्र और संकेत का प्रयोग कर रहे हैं ना, उसको पूरा दुनिया जान रहा है। दूसरी बात फायदा क्या है कि इसको लिखने में समय कम लग रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन हिंदी में लिखेंगे और H लिखेंगे, फायदा है, बहुत जल्दी लिख दे रहे हैं, तो इसमें समय कम लगता है। और तीसरी बात कि इससे कॉपी में स्थान कम घेरता है, माने बहुत कम समय में कम जगह में इसको हम लोग लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया। ये भी कितना बार सवाल आपके एग्जाम में बना दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण के फायदे क्या है। रासायनिक समीकरण के फायदे क्या क्या है। रासायनिक समीकरण के फायदे क्या क्या है, आपसे ये पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग फायदा देखते हैं। बिना फायदा के तो काम करना नहीं है, या पहले में कह दिया है। तो फायदा क्या है, पहला फायदा है कि इसमें प्रयुक्त सूत्र एवं संकेत को, इसमें प्रयुक्त सूत्र एवं संकेत को, इसमें प्रयुक्त सूत्र एवं संकेत को पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व मानता है। क्लियर। हम लोग क्या बोलते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं ना, एक बित्ता, दो बित्ता, एक लाख बोलते हैं ना। तो इस सब को हम ही जानते हैं, पूरा विश्व नहीं जानता है। तो पूरा विश्व जानता है ना, उसको मानक बोलते हैं। तो ये हमारा मानक में चलता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इससे समय का बचत होता है। इससे समय का क्या होता है, बचत होता है। इससे समय का बचत होता है। और तीसरा बात, यह कॉपी में कम स्थान घेरता है। यह कॉपी में कम स्थान घेरता है। तो हमने एक भी टॉपिक मिस नहीं किया है। एक भी टॉपिक हमको लिखने में अगर मिस हो गया है तो हम उसको लिख के पढ़ा रहे हैं, जो हमारा पीपीटी में नहीं बना है। तो आप भी, जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप मेहनत कीजिए, भागे मत। आज अगर मेहनत से भाग गए तो फिर ये समय आपको दोबारा नहीं आएगा। समय के साथ चलना सीखिए, बदलना सीखिए, दुनियादारी को त्याग दीजिए, अपना काम कीजिए। दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, कुछ रखा ही नहीं दुनियादारी में, अपना काम करते रहिए। चलिए अगला पॉइंट हमारा है, और इस तरह अब जो है एक नए पॉइंट की शुरुआत हो रहा है, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं, जहां से आपके एग्जाम में 1 2 नंबर आता है। और इसका जो एग्जाम्पल हम आपको लिखे हैं वो एग्जाम्पल सीधे सीधे पूछ देता है कि एग्जाम्पल को लिख देगा, कहेगा बताओ यह कौन सा अभिक्रिया है। तो एग्जाम्पल ही नहीं, जितना भी अभिक्रिया है, जब देहाती एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझाएंगे। तो इसमें हमारा पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो। पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, और इसी का दूसरा नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। ये भी आपको याद रखना है। इसी को बोलते हैं कौन अभिक्रिया, तो इसी को बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया, क्लियर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया को ही बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। अब नाम से पहले समझिए, संयोजन मतलब क्या होता है, समायोजन। संयोजन मतलब समायोजन, हम किसी चीज को मिला मिलाकर समायोजित कर दे रहे हैं। तो जब बहुत सारा पदार्थ एक जगह समायोजित हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं समायोजन। क्या बोलते हैं, समायोजन। एक बेस्ट एग्जाम्पल, घर बनाते हैं। तो जब घर बनाते हैं तो गिट्टी लगता है, इसको कंकर बोलते हैं, ईंट लगता है, बालू लगता है, सीमेंट लगता है, छड़ लगता है। जब सबका समायोजन होता है तो हमारा एक घर तैयार होता है। क्या तैयार होता है, एक घर तैयार होता है। तो यहाँ पे सारे पदार्थ का क्या हो गया, समायोजन हो गया। सब बात छोड़िए, शादी ब्याह में देखते होइएगा, जब शादी होता है तो पंडित जी क्या बोलता है, पति दुल्हा को और दुल्हन को क्या बोलता है
कि आप दोनों अब एक हुए, आप पे उसका हक है और तुम पे उसका हक है, यानी आप दोनों समायोजित हो गए। उसके दुख में आपको साथ देना है, आपके दुख में वो साथ देगा। ऐसा नहीं है कि उसके सुख में साथ देना है और दुख में भाग जाना है, ये नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, समायोजन हो गया। अब समायोजन में और देख लीजिए, चावल पानी मिलाए, दोनों का समायोजन हो गया तो एक चीज बन के निकला भात। ये क्या हो गया, समायोजन हो गया। बेस्ट एग्जाम्पल, कितना एग्जाम्पल आपको दे। तो समायोजन मतलब समझ में आ गया ना, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला रहे हैं तो एकल उत्पाद बनेगा। समायोजन में याद रखना है, एक ही उत्पाद बनेगा। क्या को बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा। क्लियर। तो समायोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उससे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, यही लिखा हुआ क्या लिखेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक यानी पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, सिल्वर और क्लोरीन मिला तो सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पे और लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि सर Ca प्लस CO3 मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला तो हमारा बन गया CaCO3। और ये आपको याद रखना है, ये आता है जो हमने लिखा है C और CO3, ये हमारा संगमरमर का सूत्र है। आपके एग्जाम में केमिस्ट्री में एक ऑब्जेक्टिव आता है कि संगमरमर का सूत्र क्या है, तो क्या संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। ताजमहल हमारा किसका बना हुआ है, कमेंट में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसी को बोलते हैं खड़िया चूना। क्या बोलते हैं, खड़िया चूना। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया संयोजन अभिक्रिया। आगे चलते हैं, अगला है वियोजन अभिक्रिया। इसको भी समझते हैं, इसका भी एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है, अपघटन अभिक्रिया। क्लियर हो गया, अपघटन अभिक्रिया। इसको समझिए, इसको समझिए पहले, फिर चलते हैं परिभाषा पे। वियोजन मतलब वियोग और वियोग मतलब होता है बिखरना। वियोग माने क्या होता है, बिखरना, बिखर जाना। घर बनाते हैं कितनी मेहनत से, अब तोड़ने में समय लगता है, जल्दी बिखर जाता है, ठीक है। तो वियोजन मतलब हो गया बिखरना, अपघटन मतलब हो गया टूटना, यानी टूटेगा। क्या टूटेगा, तो एक बड़ा सा यौगिक टूटेगा। क्या टूटेगा, एक बड़ा सा यौगिक टूटेगा, ठीक है। और जब एक बड़ा सा यौगिक टूटेगा तो टूट कर अलग अलग पदार्थ बनेगा। दो को बन सकता है, तीनों को बन सकता है, कितना भी बन सकता है। तो जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए अब चलते हैं परिभाषा पे। क्या है वियोजन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर या बोल सकते हैं एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे अभिकारक कौन हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा बना था, देखिए यहाँ पर जो प्रतिफल बना था ये वाला, ये यहाँ पे अब इसको तोड़ना है, और तोड़ना है तो इधर अभिकारक न बनेगा, इधर अभिकारक बनेगा। तो वही अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, ये अभिक्रिया आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक 2 नंबरी अभिक्रिया आता है और प्लस में ऑब्जेक्टिव आता है। इससे क्या हो गया, जल को तोड़े हैं, H2O को तोड़े हैं। तो जब जल को तोड़े हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए। ऐसे ही अलग नहीं होता है, उसमें करंट देते हैं, क्योंकि बिना झगड़ा लगाए कोई अलग नहीं होता है। हमेशा देखते होइएगा, पति पत्नी में जब समायोजन हो जाता है तो बीच बीच में कभी कभी कोई करंट मारता है। उसकी सासू माँ, उसके पड़ोसी, उसके ससुराल वाले, उसके नैहर वाले, एक आध गो ऐसा शब्द बोलते हैं, पति पत्नी में क्या होता है, अनबन हो जाता है और कुछ समय के लिए दोनों में वियोग हो जाता है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं लेकिन फिर बाद में एक हो जाते हैं, वो अलग का चीज है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। यहीं पे जल जब टूटा, जब कैसे टूटता है, जब इनमें दो को तार पड़ता है, कथी का, करेंट का। तो हाइड्रोजन कहता है हमको भागने दो, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, आई कहता है हमरो भागने दो। तो इस तरह से क्या हो गया, टूट गया। अब एक और लेते हैं, संगमरमर को तोड़ते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम अलग हो जाता है और CO3 क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस प्रकार से जब एक बड़ा यौगिक टूट रहा है तो दो या दो से अधिक हमारा प्रतिफल बन रहा है, इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब हमारा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं, एक और नाम है, सबका हम नाम लिखा है, जो भी नाम है इसका एक और नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं, या इसी को बोलेगा विस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपको ध्यान देना है।
अब इसको समझिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप अपने घर पे और अपने दरवाजे पे 4-5 आदमी से बैठे हैं और आपके दूरा पे अचानक से आपके समाज का मुखिया आ जाता है या विधायक आ जाता है, तो क्या देखते हैं वहाँ पर सबसे पहले उसको जगह कौन देता है? तो कहिएगा सर जो गरीब होता है ना वो पहले कुर्सी छोड़ देता है। हाँ, जो कमजोर होगा, जो असहाय होगा, वो फटाक से उठ जाएगा और कहता आइए बैठिए, क्योंकि उसको डर है। उसको क्या है? डर है कि बाद में जब हमारे ऊपर विपरीत परिस्थिति आएगा तो हमें हेल्प नहीं करेगा और कहेगा तो हमको बैठने के लिए जगह भी नहीं देता है। क्लियर? तो जो कमजोर लोग होता है उसको हटा करके मजबूत लोग क्या करता है? अपना जगह बना लेता है। तो इसी को बोलते हैं क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? क्लियर हो गया? अब इसको देखिए, चलते एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे? जब एक अति वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अति अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। जो अधिक मजबूत होगा, अधिक क्रियाशील होगा, वो कम वाला कहेगा तू हट, अपना साथ जो होगा उसका सामान उसको छीन लेगा। जैसे उसका कुर्सी छीना गया, उसी तरह उसके साथ जो होगा उसका छीना जाएगा। तो उसी को बोलते हैं क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इससे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों आपको यूट्यूब पर कहीं मिलने वाला नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाते हैं। आपको सोचना चाहिए कि एक वीडियो देने के लिए हम लोगों का 8-8 घंटा तो 10 घंटा का मेहनत होता है, तब जाके एक वीडियो आपको हम दे पाते हैं। और आप लोग तरीका देखते हैं, एस्केप मारते हैं फरार, यानी लगता है कुछ है ही नहीं। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आयरन Fe, यहाँ कॉपर सल्फेट, ये अभिक्रिया किया तो आयरन हमारा मजबूत है। पहले अभिक्रिया कर देख लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, तो आयरन क्या है? अति क्रियाशील तत्व है कॉपर की तुलना में, और कॉपर के साथ लग रहा है सल्फेट। कहेगा कॉपर के तू उठ, और उठ के क्या करेगा? कहेगा उठ के तू अलगे भाग, और तुम्हारे साथ जो सल्फेट है, तुम्हारा जो नौकर है, वो हमको दे दो। ये ले लेगा। तो क्या हो गया? कॉपर सल्फेट का सल्फेट आयरन से आकर के प्रतिस्थापित हो गया और कॉपर भाग गया। अक्सर आप मीडिया में या कहीं सुनते होइएगा कि ब्याह किया हुआ पत्नी पति को छोड़ करके फरार हो गया। क्यों? क्योंकि उसका पति अगर अमीर नहीं है, गरीब है, और जब उससे अमीर मिलता है, हमें सबका बात नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तो क्या होता है? भाग जाता है। वही यहाँ पर है। ठीक है कि अधिक क्रियाशील वाला क्या किया है? कम क्रियाशील वाला के पत्नी को उठा करके और उससे शादी कर लिया और उसको बोला तो भाग यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे स्टार में याद रखिएगा कि जो आयरन है, जो Fe है, कॉपर से अधिक क्रियाशील। ठीक है, जो आयरन है वो कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट हमको लिखने में मिस हो गया है, तो हम आपको लिख के ही समझा देते हैं। पॉइंट हमारा दूसरा क्या है? अगला हम लोग तीसरा पढ़ रहे थे, चौथा हमारा हो जाएगा क्या? उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया, और इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी आपको याद रखना है। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको भी याद रखना है। तो इसमें क्या होता है? दो बड़ा बड़ा यौगिक होता है, और दोनों यौगिक क्या करता है? अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेता है। जैसे आप हम एग्जाम्पल देते हैं, हम और हमारे जो एक सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, परमजीत सर, हम दोनों एक ही स्कूल में टीचर हैं। और जब दोनों आदमी पढ़ाने जाते हैं, या बचपन से हम दोनों का एक ही साथ मतलब एक ही साथ रहे, हम लोग 10th 12th एक ही साथ किए, कोचिंग भी एक ही साथ खोले, कोचिंग भी खोले, जॉब भी एक ही साथ लगा, और ड्यूटी भी एक ही साथ है। ये नसीब देखो कितना हमारा अच्छा है। बहुत हम लोग का दोस्ती गहरा है, कृष्ण और सुदामा का जैसा। ऊपर वाला भी नहीं चाहता है कि हम लोग बिखरे। देख लीजिए, स्टडी भी साथ में, 12th का स्टडी भी साथ में, कोचिंग भी साथ में खोले, कंपटीशन का तैयारी भी साथ में किए, और बीपीएससी का एग्जाम देकर दोनों आदमी साथ में टीचर बने और एक ही स्कूल में टीचर बने। समझ जाइए कितना दोस्ती गहरा है। और जब दोनों आदमी, जब लंच होता है, हम लोग लंच का इंतजार करते हैं। जैसे ही लंच होता है, दोनों आदमी खाने बैठते हैं, और जब खाने बैठते हैं तो दोनों आदमी अपने लंच का आदान प्रदान कर लेते हैं। अगर सर जी खीर बना के लाए हैं तो उनका खीर हम ले लेते हैं, हमारे में हलवा है, थोड़ा हलवा उनको दे देते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? हम दोनों आदमी, हम लोग को स्वादिष्ट खाना भी मिल जाता है, और खाना मिलने के साथ साथ हमारे द्वारा जो ले जाए गए खाना होते हैं उसका आदान प्रदान भी हो जाता है, और लगता है कि हमने खाना अच्छा किया।
तो इस प्रकार से हम दोनों क्या किए, अपना अदला बदली कर दिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बोलेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। के लिए तो लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो बड़ा यौगिक या आप सीधे बोल सकते हैं दो यौगिक, क्या बोल सकते हैं, दो यौगिक आप सीधा बोल सकते हैं। क्लियर। तो बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नया यौगिक बनाता है, दो नया यौगिक बनाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, या इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए हम एक भी टॉपिक मिस करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि क्या पता कौन आपके एग्जाम में आ जाए, कब नारायण आपको मिल जाए, किसी का कोई गारंटी नहीं। तो हम ले लिए NaCl सोडियम क्लोराइड ले लिए, और एक ले लिए सिल्वर नाइट्रेट ले लिए AgNO3। अब इसका जैसे ही अभिक्रिया होगा तो देखिए क्या होगा, इधर सोडियम है, इधर कथी है, सिल्वर है। तो सोडियम और सिल्वर के साथ कौन है, नाइट्रेट है, सोडियम के साथ कौन है, क्लोरीन है। तो ये दोनों क्या करेगा, अपना अदला बदली यहाँ से कर लेगा, ठीक है। तो Na में कौन आ जाएगा, जो सोडियम है इसके साथ आ जाएगा नाइट्रेट, आगे प्लस, इधर कौन बच गया, सिल्वर बच गया। तो सिल्वर में इधर से कौन आएगा, इधर से क्या आएगा, Cl आएगा। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया होगा हम उसे बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक अभिक्रिया शायद छूट गया है, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं कि वो क्या है। अभिक्रिया हमारा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो क्वेश्चन लिख देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब समझिए ध्यान से, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का क्षेपण, ऊष्मा का क्षेपण यानी ऊर्जा, ऊष्मा जो गर्मी है वो गर्मी बाहर निकलेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। एक बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। जब हमारे घर में कोई पबनी फेस्टिवल आता है या शादी ब्याह होता है तो हमारे पेरेंट्स चूना खरीद कर लाते हैं। क्या खरीद कर लाते हैं, चूना खरीद कर लाते हैं। और जब चूना खरीद कर लाते हैं तो उसको एक बड़ा सा नाद में पानी धर देते हैं और ढर करके उसमें पानी डालते हैं। तो जब पानी डालते हैं तो खौलता है, और खोलने के बाद वहाँ से गर्मी निकलता है और गर्मी वायुमंडल में जाके मिल जाता है। मतलब वहाँ पे क्या हो गया, ऊष्मा का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। या आप देखते होइएगा, जब किसी कचरा को हम कहीं पे फेंकते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो जब सड़ता है तो वहाँ से गर्मी जैसा एक अलग सुगंध आता है, तो भी क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। समझ में आया ना। भोजन का पचना भी क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसमें होता है कि नहीं होता है। तो आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को बढ़िया से समझ गए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का, जिसमें
उष्मा का, इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ से बहुत बार आता है भोजन का पचना, भोजन का पचना, याद रखिएगा, भोजन का पचना। इसके बाद लोहे पर जंग लगना, ये बहुत बार आया है, लोहा पर जंग लगना, ये सब जो है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जहाँ से भागे थे उस टॉपिक पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा पॉइंट लिखा हुआ है और सारा पॉइंट आपको हम समझाएंगे। ठीक है। अब आते हैं अपने अपने पॉइंट पे, और पॉइंट का नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो क्या लिखे ऊष्माशोषी अभिक्रिया में? लिखे हैं कि ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ था और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा। जैसे गर्मी में हम लोग, गर्मी का ठंडी में हम लोग आग खोजते हैं, तो आग में से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, आग में से ऊष्मा गति हुआ, उत्सर्जन हुआ, और उत्सर्जन हमें अवशोषण हुआ, हमें क्या हुआ? अवशोषण हुआ। सीधा सी बात है। तो क्या है ऊष्माशोषी अभिक्रिया? कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? ठीक है। अगला है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+H2O प्लस ऊष्मा, यानी C कार्बन है और जल के साथ ऊष्मा हमको मिला तो हमारा बना कार्बन मोनोऑक्साइड CO और प्लस H2। एक बात याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव आता है कि सबसे जहरीला गैस कौन है, तो बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है सबसे जहरीला गैस है। कैसा गैस है? ये सबसे जहरीला गैस है, ये आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही बेकार गैस है। ठीक है। इसके ज़्यादा अगर आपके पास में गैस है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया को बहुत बेस्ट एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे और आपको समझ में आएगा, घबराइए नहीं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझाएंगे। क्लियर? समझिए बेस्ट एग्जाम्पल कि आप जब छोटे थे तो बचपना में बहुत सारा ऐसा गलती करते थे, और आप जब खेलते थे तो मान लीजिए आपको बिजली दिखाई दिया, जिसको मधुमक्खी बोलते हैं। जैसे आप देखते थे तो आप लोग क्या करते थे? उसको लकड़ी करते थे, ऐसे ऐसे लकड़ी करते थे, उसको जगाते थे, और जब वो जगता था तो हम लोगों को जगा देता था। कहने का मतलब कहाँ कहाँ काटता था और कितना फुलाता था, इधर काटने वाला को ही पता चलता था। तो क्या हुआ कि जब काटता था तो हम लोग रोते रोते घरे पहुँचते थे, मम्मी को कहते थे तो मम्मी ऊपर से चढ़ा और लगाता था, और दादी को कहते थे तो दादी थोड़ा समझती थी, और वो क्या करते थे? आपके दादाजी का चुनौती निकालते थे, और चुनौती निकाल करके उसमें से चुन्ना निकालते थे और वहाँ पर लगा देते हैं। वहाँ पर लगाने से क्या होता है? आप में जो दर्द आपको हो रहा था उसमें आराम हो जाता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता, खत्म हो जाता है। तो हमने क्या बताया आपको कि जो मधुमक्खी काटा उसमें अम्ल की मात्रा होती है, और वही अम्ल जब शरीर में छोड़ देता है तो हमको लहास बढ़ता है, जलन होता है, बुखार भी आ जाता है। आज जब चूना लगाते हैं, चूना हमारा कथी है? क्षार है, यानी भस्म है। तो जब अम्ल भस्म मिल गया तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बन गया, यानी क्या हो जाएगा? दर्द खत्म हो जाएगा। तो बेस्ट एग्जाम्पल आपने हमको बताया, हमने आपको बताया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है किसके साथ अभिक्रिया करेगा? तो भस्म के साथ करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, लवण तथा जल का निर्माण करता है, उससे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कथी है? हमारा भस्म है। ठीक है, तो अम्ल भस्म अभिक्रिया किया तो NaCl लवण बना, अब प्लस में कथी बन गया? H2O। क्लियर? यहाँ से एक बात और आप याद रखिएगा। क्या बात याद रखना है कि देख लीजिए यहाँ पर जो Na था ना, Na के साथ कौन चला गया? Cl चला गया है। क्लियर? H जो है इसके साथ चला गया है,
तो हम इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों अपने आयनों का क्या किया है, आदान प्रदान किया है। तो इस तरीके से दोनों यहाँ पे सीख लिए। यहाँ पे देखिए, यह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा भस्म है, ये हमारा अम्ल है। अभिक्रिया किया तो लवण बना पोटेशियम सल्फेट, और ये हमारा हो गया जल। जल तो बनवे करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया, नाम से क्लियर है, अवक्षेपित। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब हम लोग को पनीर खाने का मन करता है तो देसी पनीर बनाते हैं। कौन पनीर? देसी पनीर। और देसी पनीर कैसे बनता है? दूध में नींबू डालते हैं, और जैसे ही दूध में आप नींबू डालते हैं, दूध हमारा फट जाता है। और जब दूध फटता है तो वो क्या होता है? अवक्षेपित हो जाता है। यानी क्या होता है, एक जगह उसका जो मक्खन है वो एक जगह एकत्रित हो जाता है, और एकत्रित होने के बाद हम लोग उसको अलग निकाल करके पानी को बहा देते हैं, और वहाँ से पनीर प्राप्त करके हम लोग क्या करते हैं? सब्जी बना लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लिखे हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाते हैं। यानी जो हमको चाहिए वो अलग क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लवण NaCl हमारा लवण है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अब अभिक्रिया किया तो AgCl बन गया। कथी बन गया? AgCl बन गया। यहाँ से प्रतिस्थापित हो गया और सोडियम नाइट्रेट के साथ चला गया। तो देख लीजिए यहाँ पर भी आयनों का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। तो हम इसको भी बोल सकते हैं कौन? उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। दोनों बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। जब समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जितना भी अभिक्रिया है आपके एग्जाम और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम्पल छोड़ दें या अभिक्रिया छोड़ दे रहे हैं, हर एक अभिक्रिया आपको हम बता रहे हैं और बेस्ट एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये हम लोग जानते हैं, बायोलॉजी में पढ़ाए थे आपको कि जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया होगा, जैसे पौधा हमारा प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाता है तो हमारा प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया है। तो क्या लिखे हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये हमारा पीछे भी आपको बताए थे 6CO2 + 6H2O हमारा इधर बना तो C6H12O6 + 6O2 और +6H2O जल भी बनता है जो वाष्पित होता है। तो आप यहाँ पे 12 लगा दीजिएगा, संतुलित हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया भी देख लिया। अब चलते हैं, अगला अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या इसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया जो है ना ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन से संयोग करता है। तो जब अभिकारक ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर? बहुत आसान है, नाम से क्लियर है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन। तो वही लिखा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक से ऑक्सीजन संयोग करता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो जल बना, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसका नोट में आप याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, क्योंकि इसका उल्टा एक पूछता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण है, अभी जस्ट आगे आप देख लीजिए अवकरण अभिक्रिया है, तो इसका उल्टा होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन अलग होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्लियर? तो हमारा अगला पॉइंट है इसका उल्टा अवकरण अभिक्रिया, और उसी को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो उल्टा हो जाएगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया इसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन मिला था, हाइड्रोजन का वियोग हुआ था, यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन का क्या होगा? वियोग होगा। तो उसे बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अब यहाँ पे मिला, या क्या बोला? हाइड्रोजन का योग होगा, तो क्या बना? कॉपर प्लस जल बन गया। अवकरण अभिक्रिया में याद रखना है ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का संयोग होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण होगा। हम लोगों ने कितना अभिक्रिया देख लिया? 10 अभिक्रिया देख लिया। इतना अभिक्रिया आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, हमने सारा अभिक्रिया आपको पढ़ाया, एक भी अभिक्रिया आपको हम नहीं छोड़ रहे। अगला अभिक्रिया है
रेडॉक्स अभिक्रिया या इसी को बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया। तो जब ऑक्सीकरण और अवकरण, अभी पीछे पढ़ा, जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। लिखा होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जिंक है कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे बना जिंक सल्फेट, इधर बन गया कॉपर। तो इस तरह से अभिक्रिया जो है ये हो गया। अगला है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया से नाम से क्लियर है, विद्युत के साथ होगा। किसके साथ होगा? विद्युत के साथ है। जब कोई हमारा अभिकारक होगा बड़ा सा, और उस अभिकारक में जैसे ही दो तार डालेंगे, जैसे शुरू में आपको बताया, जैसे ही दो तार डालेंगे प्लस माइनस का, तो उसमें क्या होगा? आपस में इत्तिर बित्तिर होगा, भागना शुरू करेगा और भाग करके अलग हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल में जैसे ही तार लगाए, हाइड्रोजन भाग गया अलग और ऑक्सीजन भाग गया अलग। इसको संतुलित कर लीजिए, ठीक है? क्लियर हो गया? NaCl नमक में जैसे ही डालेंगे सोडियम हो जाएगा अलग और क्लोरीन हो जाएगा अलग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं दहन। हम लोग चैप्टर खत्म करने के कगार पर हैं, छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत वही हारता है जिसमें हौसला नहीं होता है, ठीक है? तो आप हौसलेमंद व्यक्ति हैं, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आपको अच्छा नंबर लाना है, परिवार में समाज में आपको नाम करना है, तो हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, भागिए मत। क्योंकि आज भाग गए तो समय आपको भगा भगा के मारेगा, और कहाँ कहाँ मारेगा, कैसे मारेगा, ये दुख आप किसी को नहीं बताइएगा, अपन दुख अपने पास रखिएगा। इसीलिए आज अगर मेहनत कर लिए तो आने वाला समय आपकी मुट्ठी में, नहीं तो आने वाले समय में समय आपको अपना मुट्ठी में रखेगा, ठीक है? तो दहन में क्या करना है? दहन मतलब जलना। दहन मतलब होता है जलाना। तो कोई सी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है। कोई भी चीज़ हो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही जलता है, बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में वो नहीं जलता है। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलेगा। क्या हमारा पॉइंट है कि कोई भी चीज़ को जब जलाते हैं तो वो हमारा ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है, ठीक है? तो करना क्या है? तो कोई भी चीज़ जलेगा तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है। और जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलते, जैसे मान लीजिए हम ठंडी में किसी लकड़ी को या कागज़ को या आग लगाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू होता है। आज जलता है तो क्या देता है? रोशनी भी देता है, प्रकाश भी देता है, और हमको गर्मी भी देता है, उष्मा भी देता है। तो इसी को बोलते हैं दहन। क्या बोलते हैं? दहन। तो दहन में क्या लिखे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। उष्मा में हमको गर्मी दे दिया और उसके बाद हमको क्या दे दिया? प्रकाश दे दिया। पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, वो अपने घरों के एक कोने पे ऐसे ही एक जगह बनाते थे और जहाँ पे रात भर आग जलाते थे ठंडी के मौसम में। तो इससे क्या होता था? उसको गर्मी भी बना रहता था उसके रूम में, और उसके साथ साथ उसके रूम में रोशनी भी रहता था। तो वो दहन के फलस्वरूप ही संपन्न हो पाता था। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं दहन। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलता है तो रोशनी भी देता है और उसके पास में गर्मी भी लगता है। कोयले का जलना, किसका जलना? कोयले का जलना। इसका हमारा कौन हो गया? दहन हो गया। अब चलते हैं अगला पॉइंट। दहन जो पदार्थ है वो दो प्रकार के होता है। एक हमारा होता है दहनशील पदार्थ। क्या होता है? एक होता है दहनशील पदार्थ, क्लियर? एक हमारा होता है दहनशील पदार्थ और एक होता है अदहनशील पदार्थ, क्लियर? तो वो पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश दे, जब किसी को जलाएंगे और जलकर उष्मा और प्रकाश देगा तो उसे बोलेंगे दहनशील पदार्थ, और जब जलाएंगे और उष्मा और प्रकाश नहीं देगा तो उसे बोलेंगे अदहनशील पदार्थ। तो यहाँ पे लिखे हैं वैसा पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं उससे दहनशील पदार्थ करते हैं। जैसे लकड़ी जलता है तो उष्मा भी देता है, प्रकाश भी देता है। LPG सिलेंडर जो खाना बनाते हैं, पेट्रोलियम और डीजल, ये सब हमारा कथी हो गया? दहनशील पदार्थ हो गया। तो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है, जिसमें आग लग जाए दहनशील, जिसमें आग न लगे वो दहनशील। तो वैसा पदार्थ जो जलता नहीं है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, बालू, ये सब नहीं जलता है, ये हमारा अदहनशील पदार्थ है। अब हमारा अगला टॉपिक है, आपसे पूछता है 2 नंबर में LPG क्या है?
एलपीजी क्या है, जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं वो एलपीजी हमारा क्या है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो ब्यूटेन होता है। कहीं ना कहीं लिखा होगा क्या होता है, ब्यूटेन होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या है एलपीजी का, बोलते हैं हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। तो आपसे एग्जाम में आएगा कि एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है, तो बोलेगा ब्यूटेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन तीव्रता से जलकर उष्मा प्रदान करते हैं, इसीलिए यह एक उत्तम ईंधन है। और एक बात और, यह प्रदूषण रहित ईंधन है, इसमें प्रदूषण नहीं निकलता है, स्वच्छ ईंधन माना जाता है इसको, एलपीजी को। ठीक है, दाब बढ़ने पर यह तीनों गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं। जब प्रेशर डाला जाता है तो द्रव में द्रव में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहते हैं। क्लियर। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एक गंधहीन गैस है, इसके लिए इसमें गंध के लिए एथिल मरकैप्टन की अल्प मात्रा मिला दिया जाता है। यानी इसमें गैस नहीं होता है, लेकिन गैस आए, अगर गैस में कुछ गंध नहीं होगा और हमारा जो गैस लीक करेगा पता ही नहीं चलेगा तो आग लग सकता है, ब्लास्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसमें झांस लगने जैसा गैस सुगंध आता है, गंध आता है। किसके कारण, तो याद रखिएगा एथिल मरकैप्टन के कारण, याद रखना है। एथिल मरकैप्टन का सूत्र होता है C2H5SH। ठीक है, तो इससे कारण क्या आता है, इसमें सुगंध आता है। तो हम लोग बहुत ही अंतिम पौधान पे पहुंच चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है, एक टॉपिक आपको लिख के हम समझा देते हैं। टॉपिक का नाम है संक्षारण। क्या है, संक्षारण, ये आपको याद रखना है, संक्षारण। ठीक है, पूछेगा संक्षारण क्या है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर संक्षारण क्या है। तो ध्यान से सुनिए। जब किसी पदार्थ को हम बाहर छोड़ देते हैं, जैसे घर बनता है तो बाहर में छड़ छोड़ देते हैं, इसको क्या बोलता है, छड़िया। तो जब छड़िया छोड़ देते हैं तो देखते हैं कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाता है। हमारे खिड़कियों में लोहा का होता है तो उसमें जंग लग जाता है। यहाँ तक कि बहुत ऐसा पदार्थ जो बाहर छोड़ देते हैं उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो जब जंग कब लगता है, जब कोई धातु में ही जंग लगता है। तो जब धातु, प्लास्टिक में कभी जंग लगता है, नहीं लगता है क्योंकि धातु नहीं है। तो जब कोई धातु हवा और जल के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगने लगता है, इसी को बोलते हैं संक्षारण। समझ में आ गया। पूछेगा संक्षारण क्या है, तो बोलेंगे जब कोई धातु हवा और जल के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लगने लगता है, तो जिस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। एक बात और, जब जंग लगता है तो पदार्थ का जो वजन होता है शुरुआत में ज़्यादा होता है, बाद में कम होता है। पूछेगा कि जंग लगने पर पदार्थ के वजन में वृद्धि होती है कि कमी होता है, तो कमी होता है। जब जंग लग जाता है तो बहुत दिन के बाद उसके वजन में क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो लिख देते हैं, जब कोई धातु हवा और जल जब कोई धातु हवा और जल के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगने लगता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्लियर हो गया। तो लिख दीजिएगा। एक आपसे पूछ सकता है कि संक्षारण से बचने का उपाय बताइए। संक्षारण से बचने का उपाय बता दीजिए। जब इतना आप जान गए थे, संक्षारण से बचने का उपाय बता दीजिए। बचने का उपाय, तो क्या उपाय हो जाएगा? पहला बात कि धातु को हवा और जल के संपर्क में नहीं आने देंगे। पहला उपाय तो ये हो जाएगा कि धातु को हवा और जल के संपर्क में नहीं आने देंगे। धातु को हवा और जल के संपर्क में नहीं आने देंगे। हवा के संपर्क में तो आ भी सकता है, जल के संपर्क में नहीं आने देंगे। हवा और जल के संपर्क में नहीं आने देंगे। दूसरा बात क्या हो गया कि उस पे अस्तर चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? अस्तर चढ़ा देंगे। ठीक है, अस्तर चढ़ा देते हैं। जब अस्तर चढ़ा देते हैं तो जंग नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर।
विद्युत लेपन प्रक्रिया होता है, आप उस पर विद्युत लेपन का प्रक्रिया कर दीजिए। विद्युत लेपन का प्रक्रिया जैसे आप देखते हो गाँव देहात में जो अभी करंट है, विद्युत लेपन करके जो करंट है, जो तार है, उसके ऊपर काला एक कवर दिया गया है। वो कवर क्यों दिया गया है कि इस तार में जंग ना लगे, ठीक है। तो विद्युत लेपन कर दीजिए। चौथा है जस्तीकरण करके, जस्ता का लेप चढ़ा करके, ठीक है। तो जस्तीकरण करके भी क्या हो सकता है कि हम जस्तीकरण करके भी हम धातुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और इसी तरह का दमदार वीडियो सभी टीचरों के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हम लोगों को एक उद्देश्य है कि इस बार आप अच्छे नंबर से पास करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।